हेलो बच्चों, देखिए आज अपन मानव तंत्र के ऊपर वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 22 और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आया था जनन तंत्र के ऊपर, उसके अंदर अपन ने जनन के बारे में सामान्य बातचीत करी थी, जिसके अंदर अपन ने जाना था भाई जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जनन तंत्र कितने प्रकार का होता है और मनुष्य के अंदर जो जनन है उसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नर जनन तंत्र के बात। तो नर जनन तंत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती, वो सारी बातें अपन इसके अंदर करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट लगा लेना आप, नर जनन तंत्र। ठीक है, यहां पर मैंने डायग्राम बना रखे हैं दो, और दोनों ही नर जनन तंत्र के डायग्राम है ये, इनको भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो देखो, नर जनन तंत्र के लिए अपन क्या बताएंगे, नर युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग तथा नर युग्मक शुक्राणुओं को निषेचन क्रिया के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या बताया हमने कि नर युग्मक शुक्राणु को उत्पन्न करने वाले अंग और उन नर युग्मक शुक्राणुओं को निषेचन क्रिया के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग है, उन सब का समूह मिलाकर के क्या कहलाएगा, नर जनन तंत्र कहलाएगा। यानी कि नर जनन तंत्र शुक्राणुओं का निर्माण भी करेगा और शुक्राणुओं को ऐसे स्थान पर भी पहुंचाएगा जहां पर उनका क्या हो सके, अंडाणु के साथ में निषेचन हो सके। ठीक है, अब देखो, मानव का जो नर जनन तंत्र है उसके अंदर दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अंग पाए जाते हैं? दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो मानव के नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग देखो कौन कौन से हैं। इसमें पहला भाग अपन लेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, और इसी का दूसरा भाग अपने को पढ़ना है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग तो क्या करते हैं, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या करते हैं, जो नर युग्मक शुक्राणु बना है उसको निषेचन के स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता, निषेचन के स्थान तक पहुंचाएगा या उसमें सहायता करेगा। तो देखो, प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर तो आते हैं वर्षण। क्या आते हैं?
वर्षण आते हैं। जबकि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर देखो क्या क्या आते हैं। इसमें पहला आता है वर्षण कोश। पहला भाग क्या है इसका? वर्षण कोश। ठीक है। दूसरा जो भाग अपन इसके अंदर देखेंगे वो है साहब अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस, या क्या है? एपिडिडाइमिस। तीसरा जो भाग अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्र वाहिनियां। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे शुक्राशय। शुक्राशय। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूत्र मार्ग। इसके बाद में अपने को पढ़ना है सीसन। ले लेते हैं सीसन या पेनिस। ठीक है। सातवां भाग अपन लेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, या ग्रंथियां बोल देते हैं, दो होती है इसलिए। और आठवां भाग अपने को पढ़ना है काउपर्स की ग्रंथियां। क्या पढ़ना है? काउपर्स की ग्रंथियां। ठीक है। तो ये जो सारे नाम मैंने बताया है प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर तो वर्षण है। द्वितीयक लैंगिक अंग जो है उसमें वर्षण कोश, अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस है, शुक्रवाहिनियां है, शुक्राशय है, मूत्र मार्ग है, सीसन है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स की ग्रंथियां हैं। इन डायग्राम के अंदर अपन क्या करेंगे? ये सारे नाम अंकित करेंगे। तो देखो ये जो डायग्राम है इसमें क्या है कि जो नर है या पुरुष है जब इस तरीके से खड़ा होता है तो वो पोजीशन इसमें दिखा रखी है। और नीचे वाला जो डायग्राम है इसमें नर या पुरुष इस पोजीशन में खड़ा होता है तो उस कंडीशन का डायग्राम ये है। ठीक है। डायग्राम नर जनन तंत्र के ही हैं दोनों, लेकिन अलग अलग पोजीशन के हैं। तो देखो स्टार्ट करते अपन। पहला भाग है वर्षण। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग क्या है? वर्षण है साहब। क्या है ये? वर्षण। ठीक है। अब इस वर्षण के यहां पर आपको दिख रही है एक जालीनुमा सी संरचना दिख रही है, इसे बोला जाता है अधिवर्षण। अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब इस एपिडिडाइमिस से एक नली निकल रही है। ये जो नली है इससे अपन बोलते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। ठीक है। अब ये जो शुक्र वाहिनी है ऐसे घूम करके वापस आती है और यहां पर एक संरचना आपको दिखाई दे रही है और इसी संरचना को अपन बोलते हैं शुक्राशय। इसी संरचना को क्या बोला जाता है? शुक्राशय बोला जाता है। ठीक है। अब इसे शुक्राशय से एक नली निकल रही है और इधर से भी एक नली आ रही है। तो ये दोनों नलियां आपस में जुड़ करके यहां पर एक नली का निर्माण कर रही है और इस नली को अपन नाम देते हैं मूत्र मार्ग। क्या नाम देंगे? ये जो पूरी नली यहां से निकल रही है इससे अपन क्या नाम देंगे? मूत्र मार्ग नाम दे देंगे। तो ये अंदर की जो नली जा रही है इसको अपन नाम दे देते हैं मूत्र मार्ग। क्या नाम दे दिया इसको? मूत्र मार्ग नाम दे दिया। ठीक है। अब देखो अपन ने वर्षण कोश नहीं दिखाया है तो वर्षण कोश देखो क्या है। ये वर्षण क्या है? एक थैलीनुमा संरचना में यहां पर उपस्थित है। ये थैलीनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? वर्षण कोश कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्षण कोश। ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई बीच में, सीसन। तो सीसन मैंने दिखाया नहीं अभी। तो देखो ये क्या है? मूत्र मार्ग वाली नली है। यहां पर इस मूत्र मार्ग वाली नली के चारों ओर एक आवरण है
और यही आवरण क्या कहलाता है? पेनिस कहलाता है। तो ये क्या हो गया? पेनिस हो गया साहब। क्या हो गया? पेनिस हो गया, सीसन हो गया। अब दो ग्रंथियां दिख रही है आपको, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि और एक काउपर्स की ग्रंथि, तो इसको भी दिखा लेते हैं। देखो यहाँ पर जब ये दोनों लिए यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर एक घेरे के रूप में एक ग्रंथि है। तो ये जो ग्रंथि है ये तो होती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि वास्तव में दो होती है, तो आप ग्रंथियां लिख सकते हैं इसकी जगह, प्रोस्टेट ग्रंथियां। ठीक है, एक ये ग्रंथि दिख रही है यहां पर, इसे बोला जाता है काउपर्स की ग्रंथि। ठीक है, अच्छा कुछ और भागों के नाम आपको बता रहा हूं जो इस नर जनन तंत्र के अंदर शामिल नहीं है लेकिन इन्हीं संरचना के पास में है। तो देखो, एक तो आपको ये नली आती हुई दिख रही है, तो ये नली क्या है? वैसे तो आप उत्सर्जन तंत्र में पढ़ चुके हो, इससे बोला जाता है मूत्रवाहिनी। तो ये मूत्रवाहिनी कहां से आएगी? वृक्क से आएगी ये। ठीक है, और ये जो भाग है इसे अपन बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोला जाता है इसको? मूत्राशय बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो नर जनन तंत्र है उसकी संरचना हो गई, उसके नाम भी हो गए। अच्छा, नीचे वाली में भी आप ये चीज देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, नाम लिखते हुए चलते हैं। ये दोनों जो संरचनाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है? वर्षण है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्षण। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखो आगे, ये वाली वही जालीनुमा संरचना क्या है? अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस है ये। ठीक है, ये जो वाहिनी निकल रही है इसे अपन क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिनी। तो दो होती है, एक तो आपको इधर नजर आई रही है, एक उधर की तरफ है। ऐसे आगे देखो, यह है शुक्राशय। तो शुक्राशय भी दो है, एक तो आपको यहां नजर आ रहा है, ये भी शुक्राशय है। ठीक है, और यहां पर वही कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट की ग्रंथि है। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रोस्टेट की प्रोस्टेट ग्रंथियां। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये कौन सी ग्रंथि होगी? तो वही हो जाएगी आपकी काउपर्स की ग्रंथि। दो होती है ये भी, तो यहां पर मैं ग्रंथि लिख देता हूं क्योंकि ये एक तो ये है और एक ये है, दो हो गई अलग अलग, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथियां भी दो होती है, एक तो इस तरफ पूरा घेरा बना के रखे हुई है और एक इस तरफ पूरा घेरा बना के रखती है। और देखो आगे, ये हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है, और तो सारी संरचनाएं आई गई। इसके अंदर देखो क्या रह गया, एक तो ये तो हो गया आपके वर्षण कोश, वर्षण कोश, और एक दूसरी जो संरचना है पेनिस। पेनिस या सीसन। इसमें भी वही उत्सर्जन तंत्र वाले भाग आपको नजर आ रहे हैं। ये दोनों तो क्या है? मूत्र वाहिनियां हैं, मूत्र वाहिनियां। और ये क्या है? मूत्राशय है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? मूत्राशय दिखाई दे रहा है। तो देखो अपन ने क्या कहा है नर जनन तंत्र के लिए। पहली बात अपन ने कहा कि नर युग्मक शुक्राणु को उत्पन्न करने वाले अंग तथा नर युग्मक शुक्राणु को निषेचन क्रिया के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों के समूह को क्या बोला है? नर जनन तंत्र बोला है। नर जनन तंत्र जो होते हैं उसको अपन ने क्या कर लिया? दो भागों में बांट दिया। नर जनन तंत्र में जितने भी अंग आ रहे हैं उसको दो भागों में बांट लिया, एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग
और दूसरे द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर तो अपन केवल वर्षण को पढ़ेंगे और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर अपन इन 8 को पढ़ेंगे। वर्षण कोश, अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर्स की ग्रंथियां। तो ये जो सारे भाग थे वो मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर अंकित किए हैं। तो आपको क्या करना, पहले ये चीजें उतारनी और डायग्राम बनाना है। ये भी नर जनन तंत्र का, ये भी नर जनन तंत्र का। डायग्राम का नीचे नेम होना चाहिए भाई, नर जनन तंत्र का चित्र, ये भी नर जनन तंत्र का क्या है, चित्र है। बस फर्क ये है कि एक तो सामने से देखने पर होता है और एक साइड में से देखने पर होता है, ठीक है। तो जब अपन संरचनाएं समझते हुए चलेंगे तो दोनों डायग्राम आपके काम आएंगे, लेकिन आपकी बुक में केवल ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। बाकी समझने के लिए मैं इसको भी साथ में लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इनको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इनसे। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो देखो, प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर अपन केवल किसको शामिल करते हैं, वर्षण को शामिल करते हैं। तो देखो ये वर्षण है, या फिर इस नीचे वाले डायग्राम में देखो तो आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या है, वर्षण है। तो बातें स्टार्ट करते हुए चलते हैं। पहली चीज अपन बोल देंगे भाई, इसमें वर्षण शामिल है। अब कोई पूछ ले भाई वर्षण क्या होता है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे कि वे छोटे अंग जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तथा कुछ हार्मोन का स्त्रवण करते हैं, वर्षण या जनद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, वर्षण या जनद कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्षण को इसको बोलेंगे अपन, वे छोटे अंग जो नर युग्मक शुक्राणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इसके साथ में क्या करेंगे, कुछ हार्मोन को भी स्रावित करेंगे। तो ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, वर्षण या जनद कहलाएंगे। तो देखिए, मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, एक जोड़ी का मतलब है कि 2 वर्षण पाए जाते हैं। तो देखो सामने वाला जो डायग्राम है उसमें आपको 2 वर्षण नजर आएंगे, एक इधर वाला वर्षण है और एक इधर वाला वर्षण है। तो मानव के अंदर कितने वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षण होते हैं, मतलब एक जोड़ी का मतलब 2 वर्षण पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो प्रत्येक वर्षण है ना, उसके 2 भाग होते हैं साहब। प्रत्येक वर्षण के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो यहां अपन ले लेते हैं, प्रत्येक वर्षण के 2 भाग होते हैं। वर्षण का प्रथम भाग शुक्राणु का निर्माण करता है, तथा दूसरा भाग
अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्त्रवण करता है। ठीक है, एक बात और बताएंगे आपको भी, पहले इतनी बातों को समझो आप कि प्रत्येक वर्षण के कितने भाग बताए हमने? 2 भाग बताए हैं। वर्षण का पहला भाग तो शुक्राणु का निर्माण करेगा, जो नर युग्मक शुक्राणु उसका क्या करेगा? निर्माण करेगा। और इसका दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर के अंदर जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हार्मोन के कारण होते हैं। और नर के अंदर जो हार्मोन था उसका नाम अपन ने बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित कौन करता है? वर्षण स्त्रावित करता। कौन स्त्रावित करता? वर्षण स्त्रावित करता है। मैंने आपको ये कहा मानव में एक जोड़ी वर्षण होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वर्षण कहां पाए जाते हैं। तो देखो, वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं? वर्षण कोश के अंदर स्थित होते हैं। तो देखो, ये है वर्षण कोश, ये थैलीनुमा जो भाग है ये वर्षण कोश है और इसके अंदर वर्षण स्थित है, ये लाल कलर का। ऐसे यहां पर देख लो, ये जो है लाइनिंग ये वर्षण कोश है। ये देखो, ये जो लाइनिंग है ये क्या है? वर्षण कोश है। और इस वर्षण कोश के अंदर ये रेड कलर के क्या है? वर्षण स्थित है। ठीक ऐसा ही यहां पर ये थैलीनुमा जो संरचना आपको नजर आ रही है ये वर्षण कोश, और इस वर्षण कोश के अंदर यहां पर बीच में रेड कलर का क्या है? वर्षण स्थित है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ये जो वर्षण होते हैं ये शरीर के या उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होते हैं? उदर गुहा के अंदर ही आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ जाए इनके ऊपर? तो देखो, वर्षण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण, ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। कम तापमान पर होता है। देखो, मानव का जो तापमान होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है इस तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्राणुओं का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कितने पर होगा? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यदि वो वर्षण उदर गुहा में स्थित होते तो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता और उस कंडीशन में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन वर्षण तो कहां स्थित है? वर्षण कोश में स्थित है, और इस वर्षण कोश का जो तापमान है शरीर के बाकी हिस्सों से कम होता है। इसका तापमान कितना होता है? लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और इस तापमान पर जो वर्षण होता है वो आसानी से क्या कर लेता है? शुक्राणुओं का निर्माण कर लेता है। तो इसलिए अपन ने बताया है
कि वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है, क्योंकि वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है, और वर्षण जिस वर्षण कोश में स्थित है ना, तो उसका तापमान शरीर के अन्य भागों की तुलना में कम होता है। तो इस कारण से वर्षण क्या होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वर्षण के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई है वो एक बार ध्यान से सुन लो। पहली बात बताई, इसमें वर्षण शामिल होते हैं, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंगों में क्या होते हैं, वर्षण शामिल होते हैं। वर्षण क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन ने बताया कि वे छोटे अंग जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं तथा कुछ हार्मोन का स्त्रवण भी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्षण या जनन कहलाते हैं। तो अब आपको पता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। मानव में एक जोड़ी वर्षण होते हैं, और एक जोड़ी वर्षण कहां पाए जाएंगे, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर पाए जाएंगे। क्यों पाए जाते हैं, कारण आपको बता ही दिया है। तो प्रत्येक वर्षण के दो भाग बताए अपन ने। वर्षण का एक भाग तो शुक्राणु का निर्माण करता और दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो आपको बता दूं कि वर्षण क्या होता है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये जो शुक्राणुओं का उत्पादन करती है, इसको तो नलिकाओं की सहायता से निर्धारित स्थान तक भेजती है, जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसको बिना किसी नलिका के सीधे रक्त के अंदर डाल देती है। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है, क्योंकि वर्षण में शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से क्या होता है, कम तापमान पर होता है। शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुक्राणुओं का निर्माण इससे कम से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी कि कितने पर, 35 से लेकर के 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यह तापमान कहाँ मिल जाता है, इसको जो वर्षण कोश है उसके अंदर मिल जाता है। तो इसीलिए वहां पर इसने अपना क्या कर रखा, घर बना रखा है। तो आप ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसको भी आप उतारें, इसके बाद में अपन चलते हैं द्वितीय लैंगिक अंग की तरफ, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और उतारो। हाँ, तो इनको उतारने के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला पार्ट लेते हैं इसका। द्वितीयक लैंगिक अंग। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो इसमें एक सीधी सी सिंपल सी परिभाषा आप ये बोल सकते हैं कि वर्षण को छोड़ करके जनन तंत्र में भाग लेने वाले शेष अंग जो होते हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। क्या बोला मैंने, कि वर्षण को छोड़कर जनन तंत्र में भाग लेने वाले शेष अंग क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। लेकिन यदि कार्य के आधार पर मैं बोलूं तो द्वितीयक लैंगिक अंग क्या कार्य करते हैं, जो नर युग्मक शुक्राणु है उसको निषेचन के स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं या पहुंचाते हैं। भाई देखो, प्राथमिक लैंगिक अंग तो नर युग्मक शुक्राणु का क्या कर देता, उत्पादन करता, और द्वितीय वालों का काम है कि जो उत्पादित शुक्राणु है उसको किसी भी तरीके से निषेचन के लिए जो स्थान है वहां तक क्या कर दिया जाए, उसको पहुंचा दिया जाए। तो आप दोनों प्रकार की परिभाषा यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए, आप नोट करते हुए चलना साथ के साथ इन बातों को। क्या बोलेंगे अपन, कि वर्षण को छोड़कर, नर जनन तंत्र में शामिल शेष अंगों को द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। या ऐसे नहीं बोले तो क्या बोलेंगे, वे अंग जो नर युग्मक
शुक्राणु को निषेचन क्रिया के स्थान तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने में सहायता करते हैं क्या कहलाएंगे? द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो जो द्वितीयक लैंगिक अंग मैंने आपको बताया उनमें 8 है पूरे, तो एक एक को अपन लेकर के पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला जो भाग है वो अपन ले लेते हैं वर्षण कोश। तो देखो वर्षण कोश आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो। वर्षण कोश क्या होते हैं? ये वाला वर्षण कोश है, ये वाला वर्षण कोश है, ऐसे ही ये वाला यहाँ पर क्या है? वर्षण कोश। तो इस वर्षण कोश के अंदर ही क्या होते हैं? जो वर्षण होते हैं वो स्थित होते हैं। तो अपन एक बात तो ये बोलेंगे, जो वर्षण कोश होते हैं वो वर्षण को स्थिर रखने का कार्य करते हैं, स्थिर करने का कार्य करते हैं। जो वर्षण होते हैं वो इसी के अंदर क्या होते हैं? लटके हुए रहते हैं, उनको स्थिर करने का कार्य यही करते हैं। तो एक बात तो ये हो जाएगी अपनी कि वर्षण को स्थिर करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात देखो, हमने ये पढ़ा है कि वर्षण के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो क्या होता है? शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। तो यहां पर क्या होगा कि वर्षण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका तापमान शरीर के शेष अंगों से कम होता है। शरीर के शेष अंगों से इसका तापमान कैसा होता है? कम होता है। तो वर्षण कोश वर्षण को स्थिर करने का कार्य करता है, यानी कि वर्षण इसी में स्थित है। दूसरी बात अपन ने कहा भाई वर्षण के अंदर शुक्राणु का जो निर्माण होता है शरीर से कम तापमान पर होता है, तो इसलिए वर्षण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के रूप में कार्य करता है और इसका जो तापमान है शरीर के शेष अंगों से कम होता है। तो इस कारण यहाँ पर वर्षण रह करके क्या कर लेता है? शुक्राणु का उत्पादन कर लेता है। ठीक है। इसके बाद में द्वितीय लैंगिक अंग के अंदर अपन दूसरा भाग पढ़ते हैं अधिवर्षण। इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस। ठीक है। तो देखो क्या है, यहां वर्षण से मैंने एक जालिकानुमा संरचना बना रखी है, यहां पर भी मैंने बना रखी है। तो ये अधिवर्षण क्या होता है? वास्तव में कोमा के आकार की, जैसे कोमा होता है ना, कोमा कुछ इस तरीके का। ऐसा तो क्या अपन ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो संरचना है उसके हिसाब से कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा ये। ठीक है। तो ये क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जो कोमा के आकार की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? कोमा के आकार की दिखाई देती है। अब वर्षण के अंदर जो भी शुक्राणु बनते हैं वो इस एपिडिडाइमिस में आते हैं। एपिडिडाइमिस क्या करता है? उनको 1 माह तक संग्रहित करके रखता है, शुक्राणुओं को पोषण देता है, उनको पाल पोष करके बड़ा करता है। पाल पोष करके बड़ा करने का मतलब है कि उनका परिपक्वन जो होता है शुक्राणुओं का वो इस एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। ठीक है।
आप देख रहे हो वर्षण है, यहाँ एपिडिडाइमिस है, ये पूरा एपिडिडाइमिस है। तो वास्तव में क्या है, यहाँ पर नलियों का गुच्छा होता है, बहुत बारीक बारीक नलियां होती है जो कोमों का आकार ले लेती है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, एपिडिडाइमिस कोमा के आकार की अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसमें वर्षण से उत्पादित शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु आते हैं। ठीक है, यहां शुक्राणु एक माह तक संग्रहित रहते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं। भोजन बोल दो या पोषण बोल दो, पोषण प्राप्त करते हैं। यहां शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, यहां शुक्राणुओं को क्या होता है, परिपक्वन होता है, मतलब यहीं पर वो क्या होते हैं, पाल पोस करके बड़े किए जाते हैं। तो देखो अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस के बारे में क्या बताया, एपिडिडाइमिस कोमा के आकार की अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, यानी कि वास्तव में ये नलियों का गुच्छा है, बहुत छोटी छोटी नलियों का क्या है, ये छोटी छोटी नलियों का गुच्छा है। इसके अंदर वर्षण से जो उत्पादित शुक्राणु है वो आते हैं। वर्षण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं और वो शुक्राणु कहाँ आते हैं, एपिडिडाइमिस में आते हैं। एपिडिडाइमिस के पास में जो शुक्राणु आ रहे हैं, बच्चे शुक्राणु आ रहे हैं ना, तो यहां पर शुक्राणु को ये 1 महीने तक संग्रहित रखेगा, उनको पोषण देगा, पोषण देंगे तो वो क्या होगा, बड़े होने लग जाएंगे, परिपक्व होने लग जाएंगे। तो अपन ने बोल दिया यहाँ शुक्राणुओं को क्या होता है, परिपक्वन होता है। अब देखो यहां से जो एपिडिडाइमिस है, इसका दूसरा जो सिरा है वो शुक्रवाहिनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, शुक्रवाहिनी से जुड़ा हुआ है। तो इससे अगला जो भाग अपन पढ़ेंगे इसके अंदर वो क्या पढ़ेंगे, शुक्र वाहिनियां। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं बताना, आप सीधे ये बोलेंगे कि शुक्र वाहिनियां एक तरफ तो एपिडिडाइमिस से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ये देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जाकर के ये क्या होती है, शुक्राशय में खुलती है। कहां जाकर के खुलती है, शुक्राशय में। तो देखो इधर वाली शुक्र वाहिनी तो इस शुक्राशय में आकर के खुलती है और इधर वाली जो शुक्र वाहिनी है वो इस शुक्राशय के अंदर आकर के क्या होती है, खुलती है। तो ये एपिडिडाइमिस से जो परिपक्व शुक्राणु हो उसको लेकर के जाती है और उदर गुहा के अंदर जाकर के शुक्राशय के अंदर खुलती है। देखो सुनो मेरी बात, ये वाला जो पार्ट है ये उदर गुहा के बाहर का है, जिसमें आप देख रहे हो कि वर्षण कोश और इसके अलावा जो पेनिस है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये सारा उदर गुहा के अंदर होता है। तो ये जो शुक्र वाहिनी है ये वर्षण कोश से चलती है और कहाँ जाकर के खुलती है, जो शुक्राशय है उसके अंदर जाकर के खुलती है। तो शुक्र वाहिनी के लिए आप इतना ही बताएंगे भाई, जो शुक्र वाहिनियां होती है वो एपिडिडाइमिस से शुक्राणुओं को ले जाती है और उदर गुहा में जाकर के शुक्राशय के अंदर जाकर के खुलती है। शुक्राशय 2 है, शुक्र वाहिनियां भी कितनी है, 2 है। तो इधर वाली शुक्रवाहिनी इस शुक्राशय में खुलेगी और इधर वाली शुक्रवाहिनी इस शुक्राशय के अंदर जाकर के क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। हाँ ये जरा सा जरूर है भाई, जैसे मूत्र वाहिनियां है तो पहले ये ऐसे जाती फिर मूत्र वाहिनी के ऊपर से घूम करके आती है,
इधर से तो नीचे से प्रवेश करेगी और फिर मूत्रवाहिनी के ऊपर से घूम करके आएगी वापस। ये ऐसे ही इसमें देखो, इधर से तो मूत्रवाहिनी के नीचे से प्रवेश करेगी और फिर ऊपर से क्या होगी, घूम करके वापस आएगी। ठीक है, ऐसा ही ऊपर वाले डायग्राम में है। ये शुक्रवाहिनी जा रही है और जो मूत्रवाहिनी है उसके नीचे से घूम करके वापस आकर के ये कहाँ खुल रही है, जो उदर गुहा के अंदर शुक्राशय है उसके अंदर आकर के क्या हो रही है, खुल रही है। ठीक है, तो आप शुक्रवाहिनी के बारे में खुद ही लिख लेना, बाकी इन बातों को नोट करो, वीडियो को पोस्ट करके फिर मैं आगे चलता हूं। अब आगे देखो कि बातें तो मैंने सारी बोर्ड पे लिख दी है, बस इसको समझना है। क्या है कि जैसे मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इस वजह से पहले मैंने लिख लिया है। तो देखो अपन यहां तक बात कर चुके थे भाई, ये शुक्रवाहिनियां जाकर के कहाँ खुलती है, उदर गुहा के अंदर जो शुक्राशय है उसके अंदर खुलती है। तो आगे अपन शुक्राशय की बात करने वाले हैं, द्वितीय लैंगिक अंग का चौथा भाग। तो देखो ये थैलीनुमा पेशीय संरचना है जो कहाँ स्थित होती है, उदर गुहा के अंदर स्थित होती है। अब देखो यहां पर भी क्या होता है कि शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है और यहां पर भी शुक्राणुओं को पोषण दिया जाता है। लेकिन यहां वाले में थोड़ा सा फर्क है, यहां पर शुक्राणुओं को का परिपक्वन भी होता है, लेकिन यहाँ परिपक्वन तो पहले से ही हुआ होता है, बस यहाँ शुक्राणु क्या करेगा, संग्रहित रखा जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर उसको क्या दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो एक काम और है कि यहाँ पर जो शुक्राशय है वो एक तरल स्रावित करती पीले रंग का। तो ये जो पीले रंग का जो तरल होता है ये शुक्राणुओं के साथ में मिलकर के वीर्य का निर्माण करता। किसका निर्माण करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। वीर्य का मतलब होता है कि शुक्राणु और शुक्राणु के साथ में क्या होता है कि कुछ द्रव होते हैं या कुछ तरल होते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। तो शुक्राणुओं के साथ में कुछ तरल और मिल जाने से क्या होता है, वीर्य का निर्माण होता है। तो यहां पर जो तरल आते हैं ना, तो एक तो शुक्राशय से तरल आता है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि से भी आते हैं कुछ तरल, और कुछ काउपर्स की ग्रंथियों से भी आते हैं। तो इन तीनों ग्रंथियों से जो तरल आते हैं और शुक्राणु होते हैं वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। तो शुक्राशय पीले रंग का तरल भी स्रावित करता है और ये क्या करता है, वीर्य का भाग बनाता है। इसके अलावा ये जो शुक्राशय के अंदर पीले रंग का द्रव आ रहा है तो इसके अंदर क्या, फ्रक्टोज पाया जाता है। ये फ्रक्टोज शुक्राणुओं के पोषण के काम आता है और साथ में उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा भी देता है। तो इसलिए अपन ये बोल रहे हैं शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति भी प्रदान करता है ये। तो देखो शुक्राशय के लिए आप सीधी सी बात ये उतार लेना कि ये पेशीय थैलीनुमा संरचना जो उदर गुहा में स्थित होती है, यहाँ शुक्राणु संग्रहित रहते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं। शुक्राशय पीले रंग के तरल का निर्माण करता है जो वीर्य का भाग बनाता है और शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा और गति प्रदान करता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन मूत्र मार्ग की। तो समझे पहले यहां से, ये आपका शुक्राशय, ठीक है, और ये क्या है, मूत्राशय है। शुक्राशय से एक वाहिनी निकल रही है और मूत्राशय से भी एक वाहिनी निकल रही है। तो ये जो शुक्राशय से वाहिनी निकल रही है ना, जो मूत्राशय से जो वाहिनी आ रही है उससे जाकर के मिल रही है, तो ये जो वाहिनी है यहां से लेकर के यहां तक की, इसे बोला जाता है संकलन वाहिनी। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है संकलन वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको, संकलन वाहिनी। अलग से इसका भाग नहीं मानते अपन इसको, लेकिन है यहाँ पर एक छोटी सी वाहिनी जिसको क्या बोलेंगे, संकलन वाहिनी। ऐसा ही यहाँ पर देख लो, ये आपका शुक्राशय है और ये मूत्राशय से एक नली आ रही है। तो इस मूत्राशय की वाली नली और शुक्राशय के बीच में क्या है, एक छोटी सी नली विद्यमान है जिसे अपन क्या बोलेंगे, संकलन वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संकलन वाहिनी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इधर से तो मूत्राशय से तो क्या आ रही है, एक वाहिनी आ रही है, और इधर से शुक्राशय से एक संकलन वाहिनी चल रही है, और ये दोनों आगे मिलकर के एक ही नली में कन्वर्ट हो जाती है। भाई इधर से भी तो संकलन वाहिनी आएगी ना, इधर से भी संकलन वाहिनी और मूत्राशय से एक वाहिनी आ रही है।
तो ये तीनों यहाँ पर मिलकर के क्या करती है, एक ही नली का निर्माण कर लेती है और इसी नली को अपन क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि शुक्राशय से एक श्रृंखलन वाहिनी चलती है जो मूत्राशय से निकली वाहिनी के साथ में जुड़ करके एक पेशीय नलिका का निर्माण करती है जिसे मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका कहते हैं। तो ये जो नलिका है इसे अपन क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे लिखोगे इसको कि शुक्राशय से एक श्रृंखलन वाहिनी निकलती है जो मूत्राशय से निकली वाहिनी से मिलकर के एक पेशीय नलिका बनाती है जिसे मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से लिख लेना जैसे मैंने बोला है, जैसे लिखा हुआ वैसे नहीं, जैसे बोला है वैसे लिखना है इसको। अब आगे देखिए आप कि ये आपका जो मार्ग बन चुका है इससे अपन ने क्या बोल दिया, मूत्र मार्ग बोल दिया। तो मूत्र मार्ग से देखो क्या होते हैं, शुक्राशय से जो भी पदार्थ है वो भी निकल करके इसी से जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो भी पदार्थ स्त्रावित करेगी वो भी इसी से निकल करके जाएंगे। काउपर्स की ग्रंथि जो पदार्थ स्त्रावित करेगी वो भी इसी से निकल करके जाएंगे। और इसके अलावा जो मूत्राशय है उससे जो मूत्र निकलेगा वो भी इसी से होकर के क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब देखो आप कि जो वीर्य होता है ना उसे अपन बोलते हैं जनन द्रव्य। वीर्य के अंदर शुक्राणु होंगे और उसके अलावा शुक्राशय से स्त्रावित होने वाला पदार्थ, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला पदार्थ और काउपर्स की ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला पदार्थ, ये सारे मिलकर के वीर्य बनाएंगे। तो जो वीर्य होता है वो भी इसी मार्ग से होकर के बाहर निकलता है और जो मूत्र मूत्राशय के अंदर संचित है वो भी इसी मार्ग से होकर के क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो देखो ये जो नलिका होती है ये सीसन में से होकर के निकलती है। ये बाहर की आवरण क्या है, सीसन या पेनिस है और इसके अंदर से होते हुए ये क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये जो नलिका होती है सीसन में से होकर के गुजरती है और एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसे बोला जाता है मूत्र जनन छिद्र। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इसको मूत्र जनन छिद्र क्यों बोला जाता है। ये जो छिद्र है इसको मूत्र जनन छिद्र बोला जाता है। यहाँ इसका नाम लिख देते हैं अपन, ये क्या है, मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। ऐसे ही आप इसको भी नाम दे सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो छिद्र है वो क्या हो जाएगा, मूत्र जनन छिद्र। क्या हो जाएगा, मूत्र जनन छिद्र। तो इसको मूत्र जनन छिद्र इसलिए बोला गया है क्योंकि इससे मूत्र और जनन द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्र और जनन द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं, इसलिए इस छिद्र को क्या बोला गया है, मूत्र जनन छिद्र बोला गया है। ठीक है, तो बातें आपके समझ में आ गई। क्या नोट करोगे आप यहां से कि शुक्राशय से श्रृंखलन वाहिनी निकलती जो मूत्राशय से निकली वाहिनी से जुड़कर के एक पेशीय नलिका बनाती जिसे मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका बोला जाता है। यह नलिका सीसन में से होकर के गुजरती तथा एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसे मूत्र जनन छिद्र बोला जाता है। इस छिद्र को मूत्र जनन छिद्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे मूत्र तथा जनन द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम सीशन की। ये वाला भाग सीशन और यहाँ पर ये वाला भाग सीशन। तो आप देख रहे हो सीशन के दोनों ओर क्या है, वर्षण कोश स्थित है। तो आप यहाँ पर ऐसे बोलेंगे भाई ये बेलनाकार अंग होता है, बेलनाकार दिख रहा है और वर्षण कोश के बीच में लटका रहता है। इसके पीछे की ओर वर्षण कोश लटके होते हैं और ये आगे की ओर लटका होता है। तो ये वर्षण कोश के क्या होते हैं, बीच में लटके हुए रहते हैं ये। और ये उत्थानशील मैथुनांग, उत्थानशील का मतलब है इसके अंदर शीतल होने का और कठोर होने का गुण पाया जाता है। तो देखो क्या होता है कि जब सामान्य स्थिति होती है तो ये जो अंग होता है शीतल होता है, छोटा होता है और केवल मूत्र उत्सर्जन के लिए कार्य आता है। लेकिन जब मैथुन की क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो नर होता है वो अपना पेनिस जो मादा की योनि होती है उसके अंदर डाल देता है। तो जो मैथुन की क्रिया होती है उस मैथुन की क्रिया के अंदर ये जो पेनिस है ये उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने के बाद में ये क्या हो जाता है कि कठोर और लंबा हो जाता है। और कठोर और लंबा होने के बाद में क्या करता है, मादा के जो जननांग है उसमें वीर्य सेचन का कार्य करता है, यानी कि उसके जननांगों के अंदर जो वीर्य होता है उसको छोड़ने का ये कार्य करता है। तो पेनिस के बारे में आपको यही चीजें नोट करनी है। ये बेलनाकार अंग होता है जो वर्षण कोश के बीच में लटका रहता है। ये उत्थानशील मैथुनांग है। समझ में आ गया, उत्थानशील का मतलब इसके अंदर शीतल होने का और कठोर होने का गुण पाया जाता है। सामान्य अवस्था में ये छोटा और शीतल होता है तथा मूत्र उत्सर्जन का क्या करता है, कार्य करता है।
और मैथुन के समय ये क्या करता है, उत्तेजित होकर के लंबा कठोर हो जाता है और मादा के जननांगों में क्या करता है, वीर्य सेचन का कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट करो। उसके बाद में दो ग्रंथियां हैं जो भी अपन पढ़ लेंगे, एक तो यहाँ पर प्रोस्टेट की ग्रंथि और दूसरी काउपर्स की ग्रंथि। तो वैसे तो कार्य आपको पता है कि ये क्या करेंगे, कुछ तरलों का स्त्रवण करते हैं और वो तरल क्या करते हैं, शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं और साथ में वो क्या करते हैं, वीर्य का भाग बनते हैं। फिर भी मैं आपको भी नोट करवा दूंगा, तो पहले आप इनको नोट करो, उसके बाद में वो करवाते हैं। हाँ, तो इसको बाद में देखो, दो ग्रंथियां बची हुई थी, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी काउपर्स की ग्रंथि। ठीक है, तो देखो प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है वो यहाँ पर स्थित है, आप देख रहे हो यहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आकार है लगभग अखरोट के जैसा होता है और ये कहाँ स्थित होती है, मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होती है। तो ये मूत्र मार्ग का आधार है, ये भी मूत्र मार्ग का आधार है, तो यहीं पर क्या होती है, ये स्थित होती है। भाई मूत्र मार्ग की शुरुआत यहीं से तो हुई है। तो पहली बात आ गई आपके, ये ग्रंथि अखरोट के आकार की होती है और मूत्र के मार्ग के आधार पर स्थित होती है। दूसरी बात यह है कि एक श्वेत तरल का स्त्रवण करती है ये मूत्र मार्ग के अंदर, जब मैथुन की क्रिया होती है ना उस समय। तो ये ग्रंथि एक श्वेत तरल का स्त्रवण करती है जो वीर्य का भाग बनता है और साथ में शुक्राणु को क्या करता है, गति प्रदान करता है। देखो यहां शुक्राशय से शुक्राणु और जो इसका द्रव था पीले रंग का, वो काउपर्स की ग्रंथि श्वेत रंग का द्रव स्त्रावित कर रही है वो, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि श्वेत रंग का द्रव स्त्रावित कर रही है और काउपर्स की ग्रंथि जो भी द्रव्य स्त्रावित करेगी ना, ये केवल मैथुन की जो क्रिया होती है उस समय यहां से बाहर निकलते हैं, ऐसे ये अपनी अपनी जगह पड़े रहते हैं। ठीक है ना। काउपर्स की ग्रंथि है तो ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर पार्श्व में स्थित होती है। तो ये देखो ये वाला, ये दोनों ओर पार्श्व में स्थित है, मूत्र मार्ग है ये पूरा, इसके दोनों ओर पार्श्व में स्थित है। यहाँ पर इसमें देख लो ये मूत्र मार्ग है, तो यहाँ पर ये जो ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है, काउपर्स की ग्रंथि है। ये ग्रंथि चिपचिपा क्षारीय गाढ़ा तरल स्त्रावित करती, जो मूत्र मार्ग को चिकना बना करके क्या करता है, शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। तो ये वीर्य का भाग भी बनता है और क्या करता है, शुक्राणुओं को गति करवाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये सारे बातें हो गई अपने नर जनन तंत्र के अंदर। आप चाहें तो इसको समराइज कर सकते हैं। देखो अपन ने क्या किया था कि नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर अपन ने वर्षण को रखा और वर्षण के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन ने जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उसके बारे में पढ़ा, तो उसमें पहला अपन ने पढ़ा वर्षण कोष। तो वर्षण कोष के अंदर वर्षण स्थित है और ये क्या करता है, एक ताप नियंत्रण यंत्र के समान कार्य करता है और वर्षण को शरीर से कम तापमान क्या कर लेता है, उपलब्ध करवा लेता है। फिर वर्षण से यहाँ पर एपिडिडाइमिस बना है, तो जो भी वर्षण के अंदर शुक्राणु बने थे वो एपिडिडाइमिस में आते हैं, वहां पर उसका परिपक्वन होता है, उनको पोषण दिया जाता है और 1 माह तक संग्रहित किया जाता है। यहाँ से फिर शुक्रवाहिनी निकलती है जो शुक्राणुओं को कहाँ ले जाती है, शुक्राशय में ले जाती है। शुक्राशय उदर गुहा में स्थित है, थैले समान है, यहाँ पर भी शुक्राणुओं को संग्रहित रखा जाता है और पोषण प्रदान किया जाता है। और साथ में शुक्राशय यहाँ पर क्या करता है, एक पीले रंग का द्रव भी इसके अंदर मिला देता है जो वीर्य का भाग बनता है और शुक्राणु को गति और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर आगे अपन ने कहा भाई जो शुक्राशय होता है ये एक श्रृंखला, इससे एक श्रृंखलन वाहिनी निकलती है जो आगे मूत्राशय से जो वाहिनी आ रही है उससे मिलकर के क्या करती है, मूत्र मार्ग बनाती है। ये जो मूत्र मार्ग होता है ये पेनिस से आगे बढ़ता है और एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूत्र जनन छिद्र बोलते हैं। और मूत्र जनन छिद्र क्यों बोला इसको, क्योंकि इससे मूत्र और जनन द्रव्य दोनों क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अपन ने प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स की ग्रंथि भी पढ़ी है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि का शॉर्ट में अपन ये बोल सकते हैं भाई इन दोनों से एक विशेष प्रकार का द्रव स्त्रावित होता है जो शुक्राणुओं के साथ में मिलकर के वीर्य का भाग बनता है एक तो, और दूसरी बात शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में क्या करता है, सहायता करता है। अपन ने वीर्य का मतलब समझ लिया है भाई, शुक्राणु और शुक्राणु के साथ में शुक्राशय से स्त्रावित होने वाला द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला द्रव और काउपर्स की ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला द्रव। जनन द्रव्य का मतलब क्या बताया अपन ने, वीर्य। वीर्य को ही अपन क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य बोलते हैं। तो आज इस तरीके से आपका जो नर जनन तंत्र है ये कंप्लीट होता है। दोनों में से कोई भी एक डायग्राम आप अच्छे से तैयार करना, नीचे चित्र का नाम जरूर लिखना, जैसे मैंने नहीं लिखा है ये नर जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र। ठीक है,
आप ये बात समझ गए होंगे भाई, जो मूत्र वाहिनी है यहाँ मूत्राशय में आकर के खुलती है, फिर मूत्राशय से जो वाहिनी निकलती है उधर से शुक्राशय से वाहिनी निकलती है, वो दोनों मिलती है आगे चल करके। ऐसे यहाँ देख लो, ये दोनों शुक्र वाहिनियाँ हैं, दोनों वृक्कों से आएगी, दाएं वृक्क से बाएं वृक्क से, और दोनों आकर के मूत्राशय में खुलेगी। फिर ये मूत्राशय से क्या होगी, मूत्र वाहिनी निकलेगी यहाँ से, और इधर संकरण वाहिनी जुड़ करके ये क्या बना लेगी, मूत्र मार्ग बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज ये नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब कल का जो वीडियो आएगा वो आपका किसके ऊपर आएगा, मादा जनन तंत्र के ऊपर आएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।